मिशन सक्सेस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारे इस चैनल पर भारतीय इतिहास के प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रारंभ की गई है। ये इस श्रृंखला का भाग 2 है। अगर आपने इससे पहले भाग 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके भाग 1 को देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं इस श्रृंखला का भाग 2। हमारे साथ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? शाहजहां के काल में। शाहजहां का जो वास्तविक नाम था वो खुर्रम था। शाहजहां की पत्नी मुमताज़ महल, जिसका वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, और शाहजहां ने इसको उपाधि मल्लिका-ए-जमानी की दी थी। और शाहजहां ने जो है इसकी याद में ताजमहल का निर्माण कराया था 1653-54 में। और ताजमहल का जो रूपरेखा जो थी वो तैयार की थी ईसा खान ने, और इसके वास्तुकार जो थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और शाहजहां ने जो है सिजदा और पैबोस की प्रथा समाप्त की थी, जिसको बलबन ने लागू किया था। और आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां को जो है मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसको उसने तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, में लगवाया था। 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो ये तख्ते ताउस से कोहिनूर हीरा छीनकर ले गया था। और तख्ते ताउस के वास्तुकार पूछे जाते हैं आपके पेपर में, बेबादल खां जो इसके वास्तुकार थे। और एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा, शाहजहांनामा। शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक इनायत खां थे। इनायत खां शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तरमाशा अंतरीप होकर ढूंढा, जिसे सबसे पहले पहुंचा कालीकट। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। और आपके पेपर में पूछा जाता है पहला पुर्तगाली यात्री, ठीक, तो वास्को डी गामा होगा। और पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। और जो भारत में आने वाले विदेशियों का जो क्रम था, तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, और फिर फ्रांसीसी आए थे। इस क्रम में है फ्रांसीसी। 1498 में पुर्तगाली भारत आए, 1602 में डच आए, 1608 में अंग्रेज आए, डेनिश 1616 में आए, और फ्रांसीसी 1664 में आए। तो ये क्रम इनके आने का था, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे अगला देखते हैं। गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? तो कुषाण के समय में विकसित हुई थी गांधार कला शैली। और कुषाण वंश का संस्थापक जो था वो कुजुल कटफिसेस था। और इसकी राजधानी जो थी वो पहली राजधानी पेशावर या पुरुषपुर थी, और दूसरी राजधानी जो थी मथुरा थी। और शुद्ध सोने के सिक्के जो थे जारी किए थे वो बिम कडिफिसेस ने जारी किए थे, शुद्ध सोने के सिक्के। और महेश्वर की उपाधि जो है वो बिम कडिफिसेस ने धारण की थी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, कुषाण काल का सबसे प्रतापी और महान शासक जो है वो कनिष्क को माना जाता है। और 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ जो है वो कनिष्क के समय में हुआ। और भारतीय जो कैलेंडर है वो इसी शक संवत पर आधारित है। और कनिष्क के समय में जो है चौथी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र ने की थी। और वसुमित्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक है महाविभास शास्त्र, और जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास शास्त्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और ये बौद्ध संगीत जो चौथी थी, इसकी उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। और अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी है बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों की रामायण कही जाती है। और कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद चिकित्सक था चरक, जिसने चरक संहिता लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण के लिए ख्याति प्राप्त की थी? तो शेरशाह सूरी ने जो है वो सड़क निर्माण में जो है ख्याति प्राप्त की थी, और इसने जीटी रोड का निर्माण कराया था कलकत्ता से पेशावर के मध्य। रॉयल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। 1784 में इन्होंने जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला 45 नंबर देखिए। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में। 1192 में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था।
और इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है मारे गए थे। और तराइन के का पहला युद्ध जो है वो 1191 में और दूसरा 1192 में हुआ था। अगला देखिएगा, कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? तो वो हर्षवर्धन था, जो हर चौथे वर्ष जो है वो प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के समय में दरबारी कवि जो था वो बाणभट्ट था, जिसने हर्षचरित लिखी है। और रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका जो है वो हर्षवर्धन की कृतियाँ हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? कृष्णदेव राय के काल में। हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्णदेव राय के काल में हुआ था। और तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था, वो कृष्णदेव राय के समय में थी। अगला देखिए, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची थी? तो चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। और जहांगीर शब्द का जो अर्थ होता है वो विश्व विजेता होता है। और 1605 से 1627 तक जहांगीर का जो है कार्यकाल रहा था। और जहांगीर के बचपन का नाम जो था वो सलीम था, और इनकी पत्नी का नाम नूरजहां था, मेहरुनिशा। और जहांगीर ने जो है अपने राजगद्दी पर बैठने के बाद 12 अध्यादेश जारी किए थे। और जहांगीर ने जो है 5वें सिख गुरु थे अर्जुन देव, और उनकी जो है खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सज़ा दी थी। और जहांगीर और खुसरो के मध्य जो है भैरोवाल का युद्ध हुआ था। और जहांगीर के समय में एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी गई थी, इकबाल नामा जहांगीरी, मोहतमिद खां इसके लेखक थे, मोहतमिद खां। इकबाल नामा जहांगीरी। और तंबाकू की खेती का प्रचलन जो है वो जहांगीर के समय में शुरू किया गया। और शराब और तंबाकू पर प्रतिबंध भी जहांगीर के समय में ही लगाया गया। और इसके समय में जो है विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था, यात्री था अंग्रेज, और जहांगीर ने इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। और अगला देखिएगा, और न्याय की जंजीर जो है वो जहांगीर ने लगवाई थी। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित थी? 20 स्तंभों पर आश्रित थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में है, रावी नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो जो है वो इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति, अन्नागार और स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है, सिंधु नदी के तट पर। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो गलियां होती थी वो चौड़ी और सीधी होती थी, और सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो मात्र सत्तात्मक शक्ति में विश्वास करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्कों पर जो है वो पशुपति की आकृति के चिन्ह मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। और उन्नत जल प्रबंधन के प्रमाण जो हैं वो धौलावीरा से मिले हैं। और युगल शवाधान जो है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। और लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल गुजरात में है, और इसकी खोज जो है RN राव ने की थी, रंगनाथ राव ने। और ये भोगवा नदी के तट पर है गुजरात में। और घोड़े के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। और अलंकृत ईंटों के प्रमाण और हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये दोनों चीज़ें जो हैं कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। और तांबे के रथ जो है वो दायमाबाद से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? 622, मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा। मेगस्थनीज के अनुसार दूसरी जाति क्या थी? तो कनिष्क थी, कृषक थी। मेगस्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति कृषक थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है यूनानी राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है आया था।
और मेगास्थनीज ने जो है वो इंडिका पुस्तक की रचना की थी। और इंडिका पुस्तक में उसने जो है वर्णन किया था कि भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी और सबसे बड़ा नगर जो होता था वो पाटलिपुत्र था, जो कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ था। 2 पॉइंट इसमें और याद रखिएगा कि नगर प्रशासन का जो अधिकारी था वो एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था, और सड़क निर्माण अधिकारी जो था वो एग्रोनोमोई कहा जाता था। और इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के 7 भागों में डिवाइड किया है। और पहला जो होता था वो इसमें पहला जो था 7 भागों में डिवाइड किया है। इसमें इसने पूछा है दूसरी जाति क्या थी, तो वो कृषक थी। तो पहली जो थी वो ब्राह्मण और दार्शनिक होते थे, दूसरी कृषक होती थी, और तीसरी जो होती थी वो पशुपालक और आखेटक होती थी, और चौथी जो थी वो व्यापारी और कारीगर थी, पांचवी जो होती थी वो योद्धा होती थी और सैनिक, छठी जो होती थी 6 नंबर में निरीक्षक और गुप्तचर, और 7वीं जो थी वो मंत्री और परामर्शदाता। ये 7 वर्गों में जो है उसने समाज को विभाजित किया था। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52, बौद्ध धर्म के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध क्या था, तो वो असत्य था। किस सातवाहन शासक ने सक्षत्रप नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सिमुक था। सातवाहनों की राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान या पैठानपुर थी, महाराष्ट्र में जो कि पड़ता है। और सातवाहनों की भाषा जो थी वो प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। और सबसे पहले शीशे के सिक्के जो है वो सातवाहन शासकों ने जारी किए। और सातवाहन काल में जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। और सातवाहन का वंश का सबसे प्रतापी राजा था जो था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, और इसने पश्चिम का स्वामी और एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। और भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है सातवाहन काल में प्रारंभ हुई। और एक राजा थे सातवाहन काल में हाल, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है गाथा सप्तशती, जो आपके पेपर में पूछी भी जाती है। और यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और राजसु यज्ञ, दोनों यज्ञ कराने का श्रेय जो है वो सातकर्णी प्रथम को जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54, सबसे पहले किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रमों का विस्तार से वर्णन हुआ है, जवालोपनिषद में। उपनिषदों में की कुल संख्या जो है वो 108 है, जबकि मुख्य रूप से उपनिषद जो माने गए हैं वो 13 हैं। और सत्यमेव जयते का उल्लेख जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यम और नचिकेता का संवाद जो है वो कठोपनिषद में वर्णित है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद में है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जो है वो दारा शिकोह ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है, तो वो मणिमेखले से मिलती है। अकबर ने दस्तूर अमल की घोषणा कब की थी, 1582 में। शहजादे के रूप में शाहजहां का नाम क्या था, वो खुर्रम था, अभी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तुर्कों द्वारा पहली बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था, तो बलबन के मकबरे में किया गया था। और बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। और बलबन ने जो है वो उलुग खां की उपाधि धारण की थी। और बलबन ने जो है जिल्ले इलाही या ईश्वर का प्रतिनिधि की उपाधि की धारण की थी। और इलबरी जाति का तुर्क था बलबन। चालीसा जो दल जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था उसको समाप्त जो है वो बलबन ने किया था। इसके बाद एक सैन्य विभाग बलबन ने बनाया था जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता था। और सिजदा और पैबोस पद्धति जो है वो बलबन ने लागू की थी। और रक्त और लौह की नीति जो है वो बलबन ने अपनाई थी। और ईरानी त्यौहार जो नवरोज़ था उसका प्रारंभ भी जो है बलबन ने कराया था। और बलबन का शासनकाल 1265 से 1287 के मध्य रहा था। अगला देखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाव था। 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। और दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के, टका और जीतल चलाए थे, वो इल्तुतमिश था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, महाराणा प्रताप और अकबर के बदले। साइमन की मिशन का वो कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था, क्लीमेंट एटली थे।
जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। साइमन कमीशन जो है वो 1927 में बना था और 1928 में भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित किए गए? पल्लव राजवंश के दौरान। पल्लव वंश का संस्थापक जो था वो सिंह विष्णु था, जो कि वैष्णव धर्म का अनुयायी था। पल्लवों की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी और सिंह विष्णु जो शासक था उसके दरबारी का भी भारवी था। और भारवी ने जो एक पुस्तक की रचना की थी, किराता अर्जुनियम पुस्तक की रचना जो है वो भारवी ने की थी। और पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था वो अपराजित वर्मन था। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, पल्लव वंश का एक शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, जिन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी मत्त विलास प्रहसन की रचना जो है महेंद्र वर्मन ने की थी। ठीक, मत्त विलास प्रहसन। और महाबलीपुरम रथ मंदिर जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाए थे और नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। और जो रथों की संख्या होती थी वो 7 होती थी इसमें। और कांची का कैलाश मंदिर जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था और नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि था दंडी, जिसने एक पुस्तक लिखी थी 10 कुमार चरित। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? तो सुत्त पिटक का खंड है। और बौद्ध धर्म के जो नियम सिद्धांत हैं वो 3 पिटक में डिवाइड हैं। सबसे पहले है विनय पिटक। विनय पिटक के संकलनकर्ता जो थे वो उपाली थे, जिसमें नियम और अनुशासन वर्णित हैं। और दूसरा पिटक था सुत्त पिटक, जो इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत वर्णित हैं और इसके संकलनकर्ता जो थे वो आनंद थे। और सुत्त पिटक में 5 निकायों का उल्लेख किया गया है। एक दीर्घ निकाय था, एक अगंतुर निकाय था, एक कुद्दक निकाय था, एक संयुक्त निकाय था और एक मध्यम निकाय था। ये 5 प्रकार के निकाय थे सुत्त पिटक में। और तीसरा पिटक था अभिधम्म पिटक, जिसके संकलनकर्ता मुगल पुत्तिस थे और जो कि दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित होता था। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, बनवाली और कालीबंगा में सैंधव संस्कृत की किन 2 अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पाटिलपुत्र का पत्तन और कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ? तो अंतिम चरण में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम क्या था? लाख बख्श था। गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा था और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था और लाख बख्श इसकी उपाधि थी। और दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और ऐबक का एक दरबारी कवि था हसन निजामी, और जिसने एक पुस्तक लिखी थी ताजुल मासिर पुस्तक जो है वो हसन निजामी की है। ये आपके पेपर में पूछी भी जाती है। इसके बाद इनके जो गुरु थे, ऐबक के गुरु थे बख्तियार काकी, उनकी स्मृति में इन्होंने कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था। 68 देखिए, प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम जो था वो जावा है। और अगला देखिए 69 नंबर, दक्षिण के अलवार और नैनार किस देवता के उपासक थे? तो अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे और नैनार जो थे वो शैव के उपासक थे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, विजयनगर साम्राज्य का तुलुप वंशीय शासक कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अमुक्तमाल्यद जो है और जाम्बती कल्याणम, ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इनके समय में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला देखिएगा 71 क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर जो है वसूला था वो किस वर्ष बंद किया जाता था? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था 1564 में इसने बंद कर दिया था। और अगला प्रश्न है 72 नंबर देखिएगा, मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के अनुदान दी गई जाने वाली भूमि जो है वो मदद-ए-माश कही जाती थी। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर-उल-उस्र की उपाधि दी थी? तो उस्ताद मंसूर को दी थी नादिर-उल-उस्र की उपाधि। फारूक बेग, दौलत, मनोहर, मंसूर, अबुल हसन,
ये जहांगीर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार थे। मंसूर जो था वो पक्षियों का प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसे नादिर उस्र की उपाधि दी गई थी। और अबुल हसन जो थे वो इंसानों या मनुष्यों के चित्रकार थे प्रसिद्ध, जिसे जहांगीर द्वारा नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा 74 नंबर। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? तो अमल सालेह में। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? तो वो कलुंज था। चोल वंश का संस्थापक जो था वो विजयालय था, जिसने उपाधि जो है वो नरकेसरी की धारण की थी। चोल वंश की राजधानी जो थी वो तंजौर थी। और सबसे प्रतापी राजा जो था चोल वंश का वो राजराज प्रथम था, जिसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। आपके पेपर में प्रश्न पूछा भी जाता है कि श्रीलंका पर सबसे पहले विजय किसने प्राप्त की? तो राजराज प्रथम ने जो है श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था। और श्रीलंका पर संपूर्ण विजय जो प्राप्त की थी वो राजेंद्र चोल ने प्राप्त की थी। और चोल वंश जो है वो कितने प्रांतों में डिवाइड था? वो 6 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को जो है मंडलम कहा जाता था। और व्यापारियों की एक सभा होती थी जिसे नगरम कहा जाता था। और चोल काल में बंदरगाह जो था वो कावेरी पत्तरम प्रमुख बंदरगाह था। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा जो था वो राजेंद्र चोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, मौर्योत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने सेनानी की उपाधि धारण की थी। और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और ये कट्टर ब्राह्मणवादी था और बौद्ध धर्म के विरोधी थे। 2 अश्वमेध यज्ञ जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। और इनके दरबार में दरबारी कवि जो थे वो पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। और योग दर्शन जो है वो पतंजलि का था। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको हम करेक्ट करके आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, गुप्त वंश का वो कौन सा राजा था जिसने अपनी पुत्री का विवाह जो है वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन से किया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत, देवगुप्त और देवश्री की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी जो थी वो उज्जैनी बनाई थी। और चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और 6 वर्षों तक भारत रहा था। अगला देखिए 79 क्वेश्चन, सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही की स्थापना की थी, जो कि कृषि विभाग से संबंधित होता था। ऋग्वैदिक काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था समिति और सभापति को। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है वो अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वैदिक काल का जो काल माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। और ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। और ऋग्वैदिक काल में लोगों का व्यवसाय जो था वो पशुपालन और कृषि था। और सभ्यता जो थी ऋग्वैदिक काल की वो ग्रामीण सभ्यता थी। अगला दिया है, सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? वो धनानंद था। सिकंदर जो था वो मकदूनिया का शासक था और इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। और सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय मगध का राजा जो था वो धनानंद था। और इसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, उसके बाद 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। और सिकंदर का जल सेनापति जो था वो नियार्कस था, जबकि थल सेनापति जो था वो सेल्यूकस निकेटर था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा और नासिक और उज्जैन में पश्चिमी शाखा थी। और इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है ये, मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां बनती थीं? बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों की जो है मूर्तियां जो थी वो मथुरा कला में बनती थीं। और ये पूर्णतः भारतीय शैली की कला थी और कुषाण काल में ये विकसित हुई थी। वाराणसी, कौशाम्बी और मथुरा इस कला के जो है केंद्र थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।